सभी देव शक्तियों को मेरा प्रणाम। आज के हमारे स्वाध्याय का विषय है शौर्य और साहस के सुदृढ़ स्तंभ मूर्तिमान शौर्य शिवाजी। औरंगजेब के शासन का मध्याह्न सूर्य तप रहा था। अधिकांश हिंदू नरेश आत्मसमर्पण कर चुके थे। शहंशाह की भ्रुकुटी का एक वक्र संकेत किसी का भी भाग्य निर्णायक बन जाता था। चारों ओर भय, आशंका, कठोरता तथा लूटपाट का आतंक छाया हुआ था। पर ऐसे समय में भी देशभक्ति मरी नहीं थी। कुछ नर केसरी उसे अपनी श्वासों से जीवन दे रहे थे। धार्मिक तथा राष्ट्रीय भावनाओं का जैसा सुंदर समन्वय इस काल में हुआ, शायद ही किसी काल में हुआ हो। शाहजहां के समय में ही एक दुर्दमयी शक्ति पनपना प्रारंभ हो गई थी। वे थे शाहजी भोसले नामक एक मराठा सरदार। वे पहले अहमदनगर की रियासतों में और फिर बीजापुर के उच्च पद पर कार्य करते रहे। नर केसरी वीर शिवाजी को जन्म देने का श्रेय इन्हीं को है। शेरों के शेर ही हुआ करते हैं, पर यहाँ तो पुत्र का साहस बल तथा पुरुषत्व पिता से भी 2 कदम आगे था। शिवाजी का जन्म 10 अप्रैल 1627 को शिवनेरी के पर्वतीय दुर्ग में हुआ था। अपनी मातृभूमि को पराधीनता के पाश से निकालने के लिए शिवाजी ने अपने जीवन का कण कण क्षण क्षण विसर्जित कर दिया था। जन्म के कुछ काल पश्चात ही पिता का संरक्षण विधाता ने उठा लिया, पर उनकी माता जीजाबाई भी भारतीय वीरांगना थी। उन्होंने पिता का अभाव खलने नहीं दिया और उन्होंने वे समस्त कार्य शिवाजी को स्वयं अपनी देखरेख में सिखाए, जो पिता का कर्तव्य हुआ करता है। राष्ट्रीयता की भावना को तो उन्होंने माता के दूध में ही दान किया था। 16-17 वर्ष के किशोर के मन में यही द्वंद्व मचा रहता था कि किस प्रकार इन नरहत्यारों से अपनी भारत माँ को स्वतंत्र कर लूँ। पास में कोई बड़ी सेना न थी, बड़े साधन न थे। हाँ, हिम्मत अवश्य ही बहुत थी। इनके व्यक्तित्व को गढ़ने का श्रेय इनकी माता को तो है ही, पर इन्हें नरपुंगव बनाने में जो योगदान इनके गुरु समर्थ गुरु रामदास का है, वह भी अतुलनीय तथा असीम है। शिवाजी उनके सर्वाधिक प्रिय शिष्य थे। राष्ट्रीयता की उत्कट भावना सागर की उत्ताल तरंगों की भांति हृदय में हिलोरे लिया करती थी। इन्होंने सोचा कि बड़ी सेना इकट्ठी करने तथा बड़े पैमाने पर साधन एकत्रित करने को तो पर्याप्त समय चाहिए। क्यों न जो कुछ अपने पास है उसी को अंजलि में भरकर माँ के चरणों में समर्पित कर दिया जाए। और उन्होंने छोटे छोटे कई संगठित दलों का निर्माण किया। स्वामी रामदास के आदेशानुकूल शिवाजी के नेतृत्व में मर मिटने के लिए तैयार कई जवान आगे आए और शिवाजी ने इन छोटे छोटे दलों को लेकर ही अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने सह्याद्री पर्वत पुत्रों, मालवा आदिवासियों की सहायता से एक एक करके बीजापुर सल्तनत और मुगलों के अधीन किले छीनने आरंभ किए और अपने राज्य का विस्तार किया। उन्हें अपने सजातीय बंधुओं से आरंभ में सहयोग नहीं मिला। स्वाभिमानी और सरल स्वभाव मालवा वीरों ने शिवाजी के ध्येय की पूर्ति के लिए जो बलिदान किए, वे इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ बन चुके हैं। बाजीराव देशपांडे का बलिदान हमारे इतिहास की गौरवपूर्ण थाती है। 19 वर्ष का युवक जहाँ भी औरंगजेब के अत्याचारों की प्रबलता देखता, वहीं अपने इस छापामार दल के साथ टूट पड़ता। सर्वप्रथम पूना के समीप इन्होंने एक छोटा किला अपने बलबूते पर अपने अधिकार में किया। इससे सभी का साहस बढ़ा। नेतृत्व करने की कुशलता शिवाजी को दैविक देन के ही रूप में प्राप्त हुई थी। उसे निखारा स्वामी रामदास ने और उसका खुलकर उपयोग किया शिवाजी ने। अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए। धर्म का वास्तविक उद्देश्य क्या है, यह हमें इसी काल में क्रियान्वित होता दृष्टिगोचर होता है। गांव गांव मंदिर स्थापित किए गए। नित्य ही सब वहां भगवत भजन के बहाने एकत्रित होते। नव युवकों में स्वामी रामदास राष्ट्रीय भावना जागृत करते। बड़े बड़े अखाड़ों का भी निर्माण किया गया, जहां युवकों को अपने शरीरों को बनाने तथा शस्त्र विद्या में कुशलता प्राप्त करने का प्रशिक्षण दिया जाता था।
शिवाजी सभी से संपर्क स्थापित करते, स्वयं सबको निज के भाई जैसा ही स्नेह प्रदान करते तथा मरने मारने में सदा आगे रहते। स्थान स्थान पर इन्होंने इसी प्रकार की कई छोटे छोटे किले जीते। यद्यपि इनके सहयोगियों की संख्या औरंगजेब की सेना की तुलना में बहुत ही अल्प थी, परंतु रणबांकुरों का साहस, उत्सर्ग की भावना तथा कार्यकुशलता इतनी अधिक थी कि इनका एक एक सिपाही मुगल सेना के 20-20 सैनिकों के लिए पर्याप्त सिद्ध होता था। शिवाजी की सफलता का रहस्य उनका संगठन, राष्ट्रीय निष्ठा तथा कुशल नेतृत्व तो था ही, पर एक वस्तु और थी, वह थी यदि काल भी सामने आ जाए तो उससे भी जूझ जाने का संकल्प पूर्ण साहस। इसी साहस के बल पर वे अपनी छोटी छोटी टुकड़ियों को लेकर किलों पर हमला करते और विजयी होते। शिवाजी के इस अदम्य उत्साह तथा पराक्रम से औरंगजेब अभिभूत हो उठा था। उसने इन्हें धोखे से आगरे बुलवाया, पर यहाँ उसे ही मुंह की खानी पड़ी। राजनीति में साम दाम दंड और भेद चारों ही नीतियाँ काम में लाई जाती हैं जब जैसी आवश्यकता हो। दक्षिण के मुगल अधिकारी तो इनके आतंक से इतने भयभीत हुए कि लगान का चौथा भाग इन्हें देने लगे, जो चौथ के नाम से आगे भी मराठे सरदार तथा राजे सदा वसूल करते रहे। अब तक शिवाजी कई किले अधीन कर चुके थे। अधिकांश दक्षिणी प्रदेश इनके अधिकार में था। सन 1674 में शिवाजी का रायगढ़ में धूमधाम के साथ राज्याभिषेक किया गया और अब वे एक अच्छी खासी व्यवस्थित शक्ति के स्वामी थे। संत तुकाराम तथा रामदास के भजन लोकमानस में वह उमस उत्पन्न करते थे जिससे राष्ट्रीयता के प्रति लोगों के हृदय में स्नेह निर्झर फूट पड़ते थे। शिवाजी यद्यपि स्वयं राजा बन गए थे, तथापि समस्त राज्य संचालन वे स्वामी रामदास के आदेशानुसार ही करते थे। शिवाजी ने जीवन भर न स्वयं चैन की सांस ली, न औरंगजेब को ही चैन से सोने दिया। वे आजीवन अपनी मातृभूमि के लिए युद्ध करते रहे। दाहिने हाथ में शस्त्र तथा बाएं हाथ में शास्त्र की जो उक्ति है, उसे हम शिवाजी के जीवन काल में चरितार्थ हुआ देखते हैं। शिवाजी जितने कुशल प्रशासक थे, उतने ही चतुर राजनीतिज्ञ भी थे। राजनीति के गुण उन्होंने दादाजी कोंडदेव जैसे अनुभवी व्यक्ति से सीखे थे। दुष्टों के दमन के लिए छल बल का सहारा लिया जाए तो इसे अनीति नहीं कहा जा सकता। अतः उन्होंने अपने अभिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए साम दाम दंड और भेद की नीति का सहारा लिया। इसका अर्थ ये कदापि नहीं लिया जा सकता कि वे चारित्रिक दृष्टि से दुर्बल थे। उस काल के अन्य राजाओं से दिखते हुए भी वे उन सबसे निराले थे। उन्होंने बीजापुर और दिल्ली की शत्रुता का भरपूर लाभ उठाया। पहले बीजापुर साम्राज्य की शक्ति क्षीण करने के लिए उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब का साथ दिया, और जब बीजापुर साम्राज्य दुर्बल पड़ गया तो उससे काफ़ी प्रदेश छीन लिया। उन्होंने दगाबाज के साथ दगा भी किया तो विश्वासी के विश्वास की पूरी रक्षा भी की। शिवाजी के सैनिक मुगलों व बीजापुर सल्तनत की सेनाओं की रसद व गोला बारूद तथा मालगुजारी में वसूल किया गया धन भी मौका देखकर लूट लिया करते थे, पर उनकी यह नीति दुष्टों के साथ ही थी। एक बार जब उनका एक सेनापति एक किले की विजय के बाद किलेदार की रूपमती पुत्रवधू को भी पकड़ लाया तो शिवाजी को अपने सरदार की इस नासमझी पर बड़ा क्षोभ हुआ। उन्होंने अपने सरदार से कहा, यदि हम भी ऐसा करने लगे तो हम में और लुटेरों में क्या अंतर रह जाएगा। भविष्य में कभी ऐसी भूल न करने का निर्देश देते हुए उन्होंने उस रूपवती रानी से अपने सरदार की नासमझी के लिए क्षमा मांगी तथा उसे ससम्मान अपने पति के पास भिजवा दिया। शिवाजी का यह नैतिक आदर्श और राष्ट्र प्रेम की उत्कट भावना जहां उनके साथियों में उनके लिए हंसते हंसते प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा भर देती थी, वहीं शत्रु पक्ष के लोगों के दिलों में भी उनके प्रति प्रेम पैदा कर देती थी। जयपुर के राजा जय सिंह उनके इन्हीं गुणों पर रिझे थे। आगे चलकर जब औरंगजेब ने इन्हें आगरे के किले में बंदी बनाकर रखा तो जय सिंह के पुत्र राम सिंह से उन्हें भरपूर सहायता मिली। शिवाजी कांटे से कांटा निकालना बखूबी जानते थे। दुष्ट व्यक्ति से सद्व्यवहार की आशा करना व्यर्थ होता है
उनको तो वैसे ही आचरण से जीता जा सकता है जैसा कि उनके साथ उचित है। अफजल खां शिवाजी के प्राण हरने का षड्यंत्र रचकर बीजापुर सुल्तान की हैसियत से उनसे मिलने आया था। वे उससे मिलने में धोखे की पूरी संभावना समझे हुए थे, अतः पूरी तैयारी करके उससे मिलने गए और वह अपने षड्यंत्र को सफल कर पाता उसके पहले ही शिवाजी ने उसका काम तमाम कर दिया। जयपुर के राजा जयसिंह की राय से शिवाजी औरंगजेब के दरबार में उपस्थित हुए ताकि औरंगजेब जोधपुर नरेश जसवंत सिंह तथा जयपुर नरेश जयसिंह की तरह उन्हें भी अपने दरबार में उच्च स्थान देकर अपना मांडलिक बना ले। इसके पीछे उनकी यह नीति थी कि यदि औरंगजेब ऐसा कर लेता है तो उन्हें आगे के लिए मुगल सेनाओं से लोहा नहीं लेना पड़ेगा तथा वे जयसिंह तथा जसवंत सिंह जैसे हिंदू राजाओं को भी अपनी ओर मिलाकर मुगल सल्तनत का सदा के लिए अंत कर देंगे। किंतु औरंगजेब भी एक ही काया था। वह शिवाजी को यह मौका नहीं देना चाहता था कि वे कोई खुराफात कर सके। उसने वहां शिवाजी को वह सम्मान नहीं दिया जिसकी वे सोच रहे थे। वे मात्र पंच हजारी मनसबदार बनाए गए। वे अपने इस अपमान को सहन न कर सके। वे औरंगजेब के कायापन को पूरी तरह समझ गए थे, अतः अब उसके सामने झुकना भी नहीं चाहते थे। वे किसी भी शर्त पर उसे अपना सम्राट स्वीकारने को तैयार नहीं हुए। आज के स्वाध्याय को हम यही विराम देते हैं। ओम शांति।